नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं जींद का दंगल। नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनका आगाज हो चुका है और खबरों में तेजी से सुर्खियां आ रही हैं कि अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसमें चुनाव लगभग हो जाएगा। फिलहाल हम जींद में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रदीप गिल हैं। प्रदीप गिल की धर्मपत्नी इस चुनाव को लड़ेंगी, तो प्रदीप गिल से हम बात करेंगे इस चुनाव को लेकर क्या क्या उनकी तैयारियां हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं, किस मुद्दे के तहत वो जनता के बीच वोट मांगेंगे। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार अमन जी। लंबे समय से इंतजार था जींद को, और जो जींद के नेता हैं कब होगा चुनाव, क्योंकि सरपंची का चुनाव और नगर निकाय चुनाव हैं। बहुत लंबे समय से इंतजार था जनता को कि चुनाव आएंगे, लेकिन अब कहीं न कहीं जनता का जो सब्र है अब टूटने वाला था कि चुनाव आ ही नहीं रही, लेकिन अब अप्रैल में सुनने को आ रहा कि लास्ट वीक में चुनाव होंगे। तो आपको कैसा लग रहा देखिए, है? सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों को, चाहे वो एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सभी को बधाई दूंगा कि कम से कम ये सरकार जागी। तो लोकतंत्र में चुनाव हर आदमी का एक अधिकार है और ये चुनाव जो है मई महीने में पीछे हो जाना चाहिए था 1 साल पहले। लेकिन लंबे समय से जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे, सरकार ने मतलब अपना रवैया इस प्रकार का बनाया हुआ था। एक तो जो सरपंची के चुनाव हैं, जिला परिषद के हैं, वो कोर्ट में लंबित मामला है। चलो, उसको तो एक माना जाए कि सरकार उसको जब भी वहाँ से निपटारा होगा उसके बाद कराएगी। लेकिन इसके ऊपर तो कोई लंबित भी नहीं था। ये कोरोना का कई बार बहाना लिया गया। अब पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, जहाँ पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, अदर स्टेटों में भी चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन भी हुए हैं। तो इस इलेक्शन में क्या दिक्कत थी? लेकिन सरकार की किरकिरी जब बहुत ज़्यादा हो गई तो अब सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। नहीं तो सरकार ये लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकार है। ये चाहती नहीं चुनाव चुन करके लोग आए। जो अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, जी। हमारी मेन जो स्टेट लगती हैं, हाँ जी। राजस्थान हाँ जी। की बात करें या यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जी। हिमाचल की बात करें, जब यहाँ पर चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं हरियाणा में भी प्रभाव देखने को मिलता है इन चुनावों का। जी। अभी फिलहाल उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव और यूपी में चुनाव है। हम्म। क्या कुछ असर दिखाई देगा इन चुनाव का? देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये तो डिफरेंट चुनाव है। हर स्टेट का अपना मुद्दा होता है और स्टेट में भी फिर ये जिले का मुद्दा होता है, वार्ड का मुद्दा होता है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होगा। ये स्टेट के मुद्दों पर चुनाव होगा। स्टेट में कौन से मुद्दे, जैसे कि अभी सरकार ने दोबारा से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, कल बैकफुट पे आकर दोबारा वापस ले लिया। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होगा और उसको लेकर के जो है ना लोग अपने फैसले करेंगे। इसमें उन चीज़ों का ज़्यादा कोई फ़र्क मैं मानता नहीं। जींद में बहुत से कांग्रेस के नेता चुनाव के लिए आगे आए हुए हैं। जी। आप अनीता गिल है, हाँ जी। जो आपकी धर्मपत्नी है, जी। राजू लखीना की धर्मपत्नी है। जी। महावीर कंप्यूटर का भी कल नाम आया कि वो जी। भी चुनाव में आएंगे, जी। राजू जी। लखीना है। जी। तो सभी कांग्रेस के नेता मैं हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से इशारा है या अपनी तरफ से मैं तैयारियां कर रहे मैं हैं? ये मानता हूँ, देखिए, ये सामाजिक चुनाव है। इस चुनाव में पहले तो पार्टी क्या डिसीजन लेगी, पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ाएगी या पार्टी अपनी तरफ से बोलेगी कि भाई अब ये सामाजिक चुनाव है, आप अपने आप लड़िए। आप पार्टी का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन अगर पार्टी इस पे सिंबल पे चुनाव, ये तो जो है ना, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी कि सिंबल पे आएंगे या बिना सिंबल के आएंगे। लेकिन जब जब लेकिन लेकिन सभी साथियों का अधिकार है। आपने पूछा जैसे कि जिन जिनके भी नाम लिए, उसके लिए साथी हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, लोकतंत्र में लड़ लेना चाहिए उनको। लेकिन टिकट एक ही को मिलेगी, तो बाकी क्या करेंगे? फिर देखिए, साथ देंगे उस उम्मीदवार का? सुनिए, आप किसी भी हलके में, जिले में जाइए, एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियां करते हैं, चाहे विधायक की है, एमपी की है, सभी चीज़ों की। लेकिन वो पार्टी कैडर जब फैसला करेगी उस टाइम देखा जाएगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले भी लामबद्ध होकर के हम लोगों ने एक दूसरे के लिए काम किया है, आगे भी करेंगे। अब लंबे समय से जींद की राजनीति में कहीं ना जी। कहीं आपको पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी कि उपचुनाव प्रदीप गिल लड़ेंगे, फिर विधानसभा चुनाव उसमें भी टिकट में आपका नाम आ रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्रदीप गिल चुनाव लड़ेंगे। जी। अब चेयरमैन का नाम आ रहा है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या जी। फिर भी आप जींद की राजनीति में चेयरमैन की दावा ठोकेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने ये अपनी राजनीति का सफ़र जिला परिषद से शुरू किया था और उसमें भी मैंने बतौर किसी पार्टी का कैंडिडेट बन करके नहीं, कोई टिकट पे नहीं, मैंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था और मैंने तो राय भी यही दी थी
कि इस चुनाव को बिना सिंबल के ही लड़ा जाए। सामाजिक का चुनाव है, ताने-बाने का, जिसका समाज में अपना एक पहचान होगी, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के साथ मिलकर के अपनी कदम-ताल करता है, उस आदमी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है वो बाद की बात है, देखते हैं। अभी प्रयास करना मेरा अधिकार था कि मैं लगातार इस सिस्टम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जींद के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे लोगों के लिए काम किया जाए। अब जींद की बात करें, जींद के विकास की बात करें, सभी जनता के सामने कितना विकास है, कितनी लहर बह रही है गंगा की। तो जहाँ की बात कर रहे हैं हम, जींद शहर की, यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई देता है। 10 मिनट की बारिश में पूरा पानी पानी हो जाता है जींद। तो अमन उन मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? अमन, मैं आपको इन मुद्दों पर आपकी और मेरी कई बार चर्चाएँ भी हुई हैं, आपने मेरा कई बार इंटरव्यू भी लिया है। दुर्भाग्य है इस जींद का, युवा होने के नाते मैं अपनी टीस बता रहा हूँ कि आज मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और इतनी उम्र भी मेरी यहीं हुई है। इन गलियों में, इन जो है ना, शहर के हर कोने से मैं वाकिफ़ हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी टीस क्या है? जींद राजधानी है किसकी? राजनीति की। जींद नेताओं का गढ़ है। जींद के अंदर बड़े-बड़े चेहरे बड़े और बिगड़े हैं। लेकिन जींद की जनता को हमेशा कहीं न कहीं दरकिनार किया गया है। विकास के नाम पर भी, रोज़गार के नाम पे भी, शिक्षा के अंदर भी हम पिछड़ापन महसूस करते हैं। आज चिकित्सा से लेकर के गलियों की जो दुर्दशा आप बता रहे हो, आज थोड़ा-सा भी पानी, अभी पिछले दिनों आपने देखा है जब बहुत बारिश आई थी, तो तालाब बन गया था पूरा जी। 2-2 3-3 दिन तक क्या होता है कि पानी, बारिश होती है, पानी एक बार मान लिया चलो खड़ा भी हो गया कुछ मिनटों के लिए, तो उसके बाद निकासी है ही नहीं, तो 2-2 दिन पानी खड़ा रहा। तो हालात ऐसे हैं जींद के, तो मैं बताऊँ तो एक समृद्ध गाँव कह सकते हैं हम इसे। यानी एक स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते, अच्छा शहर नहीं कह सकते। फिर से कहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जहाँ वाणी भी बढ़िया और पानी भी बढ़िया, जो पूरे हरियाणा का दिल भी माना जाता है कि सेंटर में हरियाणा के है। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला आज मेरा है, इसकी टीस है हम लोगों को, और प्रयास रहेगा। देखिए मैं यहाँ की तो मैं नहीं जानता, भाग्य में क्या है। अगर वाक़ई में हमें कोई ऐसा मौका मिला कि हमें इस जींद में कुछ काम करने का, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स को जन्म देने का हमें मौका मिला, मैडम अगर वो चुनाव लड़ करके अगर आगे बढ़ती हैं, तो हमें एक मौका मिलेगा कि हम उस सोच के साथ, क्योंकि इफ़ यू डोंट माइंड, आप माइंड मत करना इस बात को के लिए कि मैं आपको किसी के मतलब किसी के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रदीप गिल की तो एक डिफरेंट सोच है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो लोग ना कहीं फील्ड में होते, ना कहीं सिस्टम में होते, ना कहीं और चीज़ों में होते, उन लोगों को पार्टियाँ टिकट दे देती हैं कि ये पूर्व विधायक का बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। इन कैडरों को खत्म कर के एक आम आदमी, कोई भी, मैं ही ज़रूरी नहीं, कोई भी एक नौजवान, कोई भी एक अच्छा व्यक्ति इस पब्लिक को आगे लाना चाहिए जो जींद के लिए काम करे, ना कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा सरकार की और चेयरमैन की किस तरह से पूरी 5 साल लड़ाई रही। अभी प्रदीप जी हम बात करें, आज देश की हालात है, जो राजनीति है देश की, जाति धर्म के ऊपर आके टिक गई है। मुद्दे गायब हैं, रोजगार का मुद्दा गायब है, महंगाई का मुद्दा गायब है, स्वास्थ्य का मुद्दा गायब है। देखने की आप जाट बिरादरी से आते हैं, जी। चुनाव के समय आप जाट के नाम पर वोट मांगेंगे या मतलब मुद्दों के नाम पर वोट मांगेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ही मेरा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, मेरी आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन नौजवानों को मेरा एक संदेश है कि इस देश में बीजेपी कर क्या रही है, ये बड़ा देखने वाली बात है। श्री राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं। श्री राम सबके हैं। श्री राम को बाँट दिया गया। श्री राम जो नहीं कहेगा उसको बाँट दिया गया। क्या है ये? हम चाहते क्या हैं? हम लोग शिक्षा चाहते हैं, चिकित्सा चाहते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुख में हम खड़े हैं। हमें कोई जाति, बिरादरी, धर्म, मज़हब से कोई मतलब नहीं है। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग होने चाहिए। आज कौन किस घर में पैदा हो गया, किस जाति में पैदा हो गया, जातियाँ भी किसने बनाई हैं? इस धरती पर आने के बाद इस इंसान ने ही बना दी। लेकिन चलो, हम जिस भी जाति में, जिस भी धर्म में पैदा हो गए, उसका सम्मान करें और दूसरे का अपमान भी ना करें। लेकिन इस बीजेपी ने क्या किया है? देखिए आज ₹300 जो है ना, अपना सरसों का तेल है। आज 100-100 रुपए को टच कर गया पेट्रोल। आज डीज़ल के भाव बढ़ रहे हैं। आज महँगाई चरम सीमा पर है। बेरोज़गार
दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार नहीं है, कुछ कोरोना ने कमर तोड़ दी, व्यापारी बिल्कुल मैंने कह रहा हूँ कि आप जा करके इस टीवी चैनल को अपने को लेकर के अगर किसी भी व्यापारी से मिलेंगे तो वो बेचारा अपनी किस्तें नहीं दे पा रहा है, बार बार दुकानें बंद कर दी गई, खोल दी गई, बंद कर दी गई, इतने बुरे हालात हैं इस हरियाणा प्रदेश और इस देश के। लेकिन फिर चुनाव जब आता है तो ये लोग बांटने का प्रयास करते हैं। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूं जनता को कि एक बात जरूर देखें, कोई जरूरी नहीं कि प्रदीप गिल ही बेस्ट हो सकता है, बेस्ट कौन हो वो आप चुने, बट हर चीज से ऊपर उठ करके चुने। आपको धर्म, जाति, मजहब, आपको उसकी गरीबी और अमीरी से भी ऊपर उठ करके उसका साथ प्रदीप देना जी, चाहिए। आपके जो विचार हैं, चुनाव आपकी पत्नी लड़ रही है, हाँ, उनके भी यही विचार हैं, क्या पता उनके अलग विचार हो कुछ। देखिए मैं आपको आप उनका भी इंटरव्यू करना, मेरा ये मानना है कि हम गाड़ी के दो पहिए हैं और जब गृहस्थी की गाड़ी चलती है तो उन दो पहियों पर ही चलती है, और मेरे और उनके विचार जब सेम है तभी हम आज इतने लंबे समय से एक गृहस्थ के जीवन का आनंद ले रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बताऊं, उनके विचार भी वो तो मैं नहीं कहूँगा, आप खुद उनसे बात करेंगे उनके किस प्रकार के विचार हैं तो वो तो आपको उन्हीं से पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पूरी फैमिली आज ये चाहती है, या तो हमें मौका मिल जाए तो हम कर पाएंगे, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को मौका जरूर मिलना चाहिए जिसकी वजह से इस जींद का भला उसके, क्योंकि ये जींद ने बहुत मार झेली है। अमन, आप भी इसी जींद में पले बड़े हुए हो, कितनी टीस है आपके दिलो दिमाग में आप भी जानते होंगे। पत्रकारिता करते हैं आप, निष्पक्ष पत्रकार हैं, मुझे ये भी अनुमान है कि आप हर चीज को बड़े अच्छे से ब्रीफ करते हैं, लेकिन आप भी प्रयास करें कि हर गली कूचे में इस परिषद के चुनाव में जाकर के सरकार को नंगा करने का काम करें और लोगों से अपील भी करें कि हर जाति मजहब की दीवार को तोड़ के अच्छे व्यक्ति का चुनाव प्रदीप जी, जो ये सीट रिजर्व की जाती है महिलाओं के खाते के लिए कि महिला चुनाव लड़े, करें। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए चुनाव कहीं ना कहीं किया जाता है। अभी महिला जागरूक होंगी, महिला चुनाव लड़ रही है, महिलाओं को अधिकारों का पता चलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जब महिलाओं को रिजर्व सीट मिल जाती है, कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो राजनीति करते हैं। हम जवाहर सैनी की बात करें, पत्नी उनकी थी चेयरमैन, लेकिन राजनीति वो कर रहे थे। अब जो इंटरव्यू की बात चल रही है, जो इंटरव्यू का दौर चल रहा है, पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया था बहुत से नेताओं का, पिछली बार भी चर्चा थी कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव डिले हो चुका था। अब जितने भी इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, जो चुनाव के कैंडिडेट हैं उनके कम, लेकिन उनके पति, भाई, देवर, उनके इंटरव्यू ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए इसमें एक थोड़ी सी समस्या है, मुझे स्पष्ट कहने में कोई मैं हिचकिचाता नहीं कभी। हाँ, ये बात सत्य है कि जो है ना कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि कई बार जो हस्बैंड तैयारी कर रहा होता है और उसके बाद एकदम से वो मतलब चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार कुछ महिलाएँ बाहर कम निकली होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा कई बार ऐसा हो जाता है कि भई वो आपके टीवी चैनल पे ना बोल पाएँ, लेकिन वो काम औरों से बेहतर कर दें, अपने पति से भी बेहतर कर दें, ऐसा पॉसिबल है। और मैंने तो खुद चुनाव लड़ाया है, पहले जिला परिषद का लड़ाया है, उस टाइम भी वो इंडिपेंडेंट खुद ही काम करती थी, मीटिंगों में जाते थे। हाँ, ठीक है, एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह हम दोनों, इस बात पे तो बिल्कुल सच्चाई है कि मुझे ये बताने में तो कभी संकोच नहीं होगा उनको कि जींद की ये मूलभूत ज़रूरतें, मूलभूत समस्याएँ हैं, इनको हमें कैसे दूर करना है। वो तो आप भी एडवाइस दे सकते हैं अपने चेयरमैन को, क्लियर है ना? लेकिन वो इंडिपेंडेंट काम करें, उनको अधिकार है आगे आने का, उनको हर तरह से हम वैसे ही थोड़ी कहना चाहते हैं कि वैसे नारा दे दिया भाई महिलाएँ और पुरुष समान हो, तो वो होना भी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और आप देखेंगे कि इस बार निष्पक्षता से बढ़िया काम जींद की परिषद करेगी। जिस प्रकार पहले के जो बात करें, पहले की जो चेयरमैन थी वीना देसवाल, जी। कांग्रेस के राज में थी वो, वीना हुँ, देसवाल हुँ, जींद से हुँ, चेयरमैन थी, हुँ, उनका कार्यकाल अलग प्रकार का था। वही चेयरमैन थी तो वही लीड कर रही थी, उनके पति उनके पीछे थे, वो कोई मतलब राजनीतिक में आगे नहीं आ रहे थे। आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लीड कौन ही करेगा, आप करेंगे या मैं आपकी बता तो रहा धर्मपत्नी? हूँ, सुनो। अब आपने ही कहा कि उनके पति उनके पीछे थे, तो जब एक पति राजनीति करता है तो पत्नी भी पीछे ही होती है, नहीं, वो लेकिन मदद आज के करती है। समय में सुनो, जवाहर सैनी अपनी पत्नी को पीछे कर रहे हैं, खुद आगे हैं। सुनो, अब ये तो जवाहर सैनी से पूछ लेना एक बार जा करके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है और पत्नी के पीछे उसके पति का हाथ हो तो बुराई नहीं है। लेकिन
वो इंडिपेंडेंट काम करे, क्योंकि वो पद जो है वो उन्हें मिला है, वो उन्होंने जीता है, उन्होंने काम करना चाहिए। हाँ, दोनों की राय म्यूचुअल होना, क्योंकि पति ने मान लिया फील्ड किया है, उसे पता है कि आज लोको कॉलोनी की दिक्कत क्या है, चंद्रलोक की दिक्कत क्या है, 40 क्वार्टरों की दिक्कत क्या है, सावित्री नगर की दिक्कत क्या है, नेताजी कॉलोनी की दिक्कत क्या है, जोगिंदर नगर की दिक्कत क्या है, राजनगर की दिक्कत क्या है, आज बूढ़ा बाबा बस्ती की दिक्कत क्या है, विजयनगर की दिक्कत क्या है, अर्बन स्टेट की कौन सी मूलभूत जरूरतें हैं, बीच का जो इलाका हमारा शहर का दिल कहा जाता है उसकी दिक्कतें क्या है। जब मान लिया किसी कॉर्नर की उनको ना हो तो उसे अवगत कराने में कोई बुराई नहीं। कोई ऐसा सिस्टम हो जो उनके ब्लूप्रिंट में दिमाग में ना आए, उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु इंडिपेंडेंट कलम होनी चाहिए कि वो अच्छे से काम करें। प्रदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। चुनाव के समय सभी नेता मैदान में होते हैं, पूरी तैयारी के साथ होते हैं, अपने भाषण के साथ होते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको रोजगार देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के समय। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, कहीं ना कहीं जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी के विरोध में वोट मांगते हैं, फिर बाद में ही पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी बदल देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि कहीं न कहीं विचारधारा का ही एक इंडिपेंडेंट। आपको लगता है आज के समय में नेताओं की विचारधारा है? रात को कुछ, मैंने एक नेता से सवाल पूछा था, रात को कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं और दोपहर को कुछ होते हैं, देखिए, क्योंकि नेताओं की जो विचारधारा है अपने स्वार्थ को लेकर है बस। सुनो, मेरे को कहा गया, बहुत से लोगों ने मुझे भी बोला था, भई जब मैंने जेजेपी को छोड़ा, तो मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था। मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी कि जब दुष्यंत जी अपने भविष्य के लिए अपने दादा से अलग अपना डिसीजन ले सकते हैं, आज़ाद देश के आज़ाद वासी हैं, वो अपने फ्यूचर की बात सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हमने क्या अपराध कर दिया? लेकिन मैं आपकी इस बात पे आगे जो बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नेता अपने लालच में, कोई इस तरह के लालच में जाकर के धँस के अपनी पार्टी छोड़ कर के दूसरी पार्टी में जाता है, जबकि पार्टियाँ बहुत उसके लिए जो है ना टिकटें भी दे करके, सिस्टम भी कर के कहीं न कहीं उनकी सुनवाई भी होती है। तो चलो एक अलग बात है, जैसे मैंने जब छोड़ा तो मैंने कांग्रेस को चुना। क्यों चुना? अगर मुझे कोई लालच होता, मुझे कोई लोभ होता, मुझे कोई दिल में कोई और मेरे ज़रूरतों की भावनाएँ होती, तो इसका मतलब मैं बीजेपी चला जाता। सारा देश बीजेपी में जा रहा था। बट मैंने अपनी झोली में क्या डाला? संघर्ष ही डाला। क्यों? क्योंकि मैं बीजेपी को इसलिए नहीं चुनना चाहता था क्योंकि मैं नौजवान हूँ। मैं नफ़रत की राजनीति नहीं चाहता, मैं प्यार की राजनीति चाहता हूँ, हर धर्म का सम्मान हो, हर जाति का सम्मान हो, हर भाई को आगे आने का मौका मिले। और मैं टीवी चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ अमन, मैं नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट हूँ, अगर मेरे से अच्छा कोई नौजवान चेहरा, बट टीस तो है ना भाई, बार-बार लोग परेशान भी होते हैं कि इस बार हमने फलाँ को चुन लिया 5 साल के लिए, फिर बैकफुट पे आ गए। 5 साल के लिए फिर पछतावा हो गया। तो इससे बेटर ये है कि जनता इस बार उन चीज़ों से ऊपर उठ के, क्योंकि जनता से बढ़िया आईना कोई नहीं है। उन्हें पता ज़्यादा है मुझे कम हो सकता है, आपको कम हो सकता है। वो चुने उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उनकी हर बात पे खरा उतरे। उस व्यक्ति को कतई ना चुने जो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म, जाति, मज़हब के नाम पर वोट करे। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल और है। आपने जींद की विकास की बात की। जो जींद का पिछड़ापन है उसके लिए सभी नेता, सभी पार्टियां बराबर के जिम्मेवार हैं। जी। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या इनेलो पार्टी हो, अपने राज में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र का ज्यादा विकास किया जींद को छोड़कर। नेता राजनीति करने के लिए आते हैं जींद में, लेकिन जब विकास की बात आती है, अब फिलहाल मौजूदा की बात करें तो उचाना से वो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो उचाना से विधायक हैं। जब विकास की बात आती है तो विकास सिरसा में चला जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो विकास रोहतक में चला जाता है। तो जींद में जो नेता होते हैं, जींद के नेता होकर, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री संतरी सब जींद के हैं, लेकिन विकास की बात आती है तो गायब दिखाई देता है। मैं जब राजनीति में मैंने प्रवेश किया तब भी मेरी वही विचारधारा थी, आज भी मेरी वही विचारधारा है। मैं ये कहता हूँ, देखिए कोई नेता जब चुना जाता है, नेचुरल है कि अब मैं मान लिया कहीं लीड करूँगा तो आप चाहेंगे कि मैं पहले जींद का विकास करूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाता है, बड़े-बड़े पदों पर चले जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाता है, तो तब उसका एक प्रयास होना चाहिए कि वो हर जगह कुछ न कुछ काम करे। मैं तो मेरे को शायद याद है
कि मैंने लोकदल से अपनी राजनीति को शुरू किया और मैंने छत्र सभा से अपना काम स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पार्टियों ने जींद की अनदेखी नहीं की, हुई है अनदेखियाँ, लेकिन उसको बदलने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ मैं कि एक बार देखिए सबसे बड़ी बात दिक्कत कहाँ है अमन? विधायक जी भी कहते हैं हम सबसे जींद को बड़ी बदलना ना चाहते ना हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है? जब तक वकील कमजोर होगा, जो अपनी वकालत ही नहीं कर सकता, जो अपने विधानसभा के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकता, आप चुन करके गए, अगर आपकी नहीं चलती, विधायक जी कहते हैं नहीं चलती, नहीं चलती तो आप छोड़ दीजिए। नहीं, विधायक जी जब इनेलो में इनके जो फादर थे हाँ, स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, वो हाँ, विधायक थे, तब उस समय इनके बेटे कहते थे कि सरकार में नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं है, अच्छा तो हम कैसे विकास करेंगे। अब सरकार में है, मौजूदा हालात में अभी भी जींद का विकास नहीं हो रहा। लेकिन विधायक आंकड़ों की ये बात करें बहाने तो विधायक कहते हैं जींद में बहुत पैसे आ रहे ये हैं, लेकिन वो बहाने पैसे हैं, दिखाई नहीं दे ये रहे। बहाने हैं अमन। अगर इंटरनल आप कोई जांच करेंगे तो ये बहाने हैं, सरकार में खूब चलती और पिलती है उनकी। आए दिन मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं वो किसके काम कर रहे हैं, किसके नहीं कर रहे हैं, सब रोते हैं इस बात को। लेकिन क्या होता है, यही बात की बदलाव की जरूरत है कि अगर हम घड़ियाली आंसू आज ये बहा रहे हैं कि हमारी सरकार में नहीं चल रही, तो आप पदों पे क्यों बने हुए हो? छोड़ दो, जरूरत क्या है उस पद की? लोगों के बीच में जाकर बैठ जाओ दोबारा कि भाई मेरी नहीं चलती, बोलो मैं पद छोड़ूं या मैं जाकर के कहीं डीसी के धरने पर बैठ जाऊं बाहर। जब नहीं चलती, प्रशासन को जगाने जींद के का जो लिए पिछड़ापन है, जिसके पीछे लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं और वो फिर भी कह रहा है कि मेरे पास मेरी नहीं चलती। अगर आप आजाद विधायक भी बन जाए ना, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं चलेगी। सरकार को आपकी सुनवाई करनी पड़ेगी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके पीछे जनता का बहुत बड़ा हुजूम है जिसने आपको चुन करके भेज दिया। ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रदीप जी, जींद का जो पिछड़ापन है उसके लिए क्या आपने आवाज उठाई है, सड़कों पे उतरे? बिल्कुल उतरे हम। मैंने नौजवानी मेरी सारी इसी में लगा दी। और क्या करा हमने? हमने लगातार, कोई आदमी, एक आदमी ये बता दो, जब हम, चाहे वो लोकदल में भी थे, देखिए जब सरकार के खिलाफ काम, जनता के खिलाफ काम करती है तो और कौन उठाएगा? हम लोग विपक्ष हैं। हम तो अब ये वापस ले लिया इन्होंने, जो अभी टैक्स बढ़ाया था। नहीं तो हमने फैसला कर लिया था कि हम लोग नौजवानों को लेकर के, जींद शहर की जनता को लेकर के इसकी जो है ना, या तो ये वापस करेंगे और नियम धरने प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि इतना टैक्स बढ़ गया, गरीब आदमी तो आज मकान नहीं बना सकता। आज इतनी महंगाई हो गई, आप जा करके देखो, कोई गरीब आदमी एक झोपड़ी नहीं डाल सकता, कोई 20 गज का 100 गज का टुकड़ा नहीं ले सकता। और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स किस प्रकार से आपने देखा है, ये प्रॉपर्टी आइडिया बन रही है, कब कोई किसी के नाम चढ़ रही है, कोई किसी, ऑनलाइन पोर्टल तो बना दिए, उन पोर्टलों का मतलब जो है ना वो खोखला दिखावा है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी अमन जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे प्रदीप गिल, जो जींद निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। किस्मत इनकी नहीं, इनकी धर्मपत्नी की देखी जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जो ये कह रहे हैं कि मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहता था, जिला परिषद का सॉरी, तो उस समय भी जो रिजर्व सीट हो गई थी, इनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव ये जीत चुके थे। अब की बार देखते हैं कि किस्मत किसका साथ देती है, क्योंकि जींद में बहुत से नेता सामने आएंगे। अभी तक बहुत नेता का नाम सामने नहीं आया अभी तक, क्योंकि धीरे धीरे चुनाव की डेट सामने आएंगी, नेता मैदान में आएंगे। देखते हैं किसकी किस्मत ज्यादा चमकती है। तो साथियों, हमारे साथ बने रहें जींद के दंगल में। हम जींद की जो राजनीति है, जींद के जो इंटरव्यू आपको लगातार देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।